तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, जैसा कि आपने ये फ़ोटोज़ देखी है, तो इन फ़ोटोज़ को देख के आपके मन में क्या आया है, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहता। मित्रों, कैसी विडंबना है, कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे भारत देश में जो आप देखेंगे कि जहाँ गोधन रखा जाता था और घी दूध की नदियाँ बहती थी, ऐसा कहा जाता है। तो उस देश में अगर ऐसी फ़ोटोज़ कुछ आती है तो एक तरह से हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मित्रों, ये फ़ोटोज़ एक्चुअली जोधपुर की है। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक सोशल मीडिया लिंक से ये फ़ोटो ली है। तो वहाँ हुआ ये कि अभी कुछ टाइम पहले बच्छ बारस की जो औरतें अपने यहाँ संस्कृति में होता है कि पूजा करती है, जो बछड़ा वाली गाय होती है उसके माँ बेटी की पूजा करती है गौ माता की। तो ये वो उसकी फ़ोटो है। तो अब इस फ़ोटो में आप देखेंगे कम्प्लीटली ये जो गाय है वो जर्सी मिक्स है। और इसमें आप देखें जर्सी जो गाय है वो मूल रूप से भारत की नहीं है। तो उसमें वो किस प्रकार से गौ माता हो गई। वो एक जानवर हो सकती है, लेकिन गौ माता, आप मेरे को बताइए कौन से एंगल से, कौन सा जो लॉजिक है उस प्रकार हम गौ माता कह सके। क्योंकि जो हमारी भारत की नस्लें हैं मित्रों, तो वो नस्लें अभी जैसे 30 से 40 प्रकार की अलग अलग नस्लें हैं। जैसे गिर है, थारपारकर है, कांकरेज है, नारी है, साहिवाल है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नस्लें हैं। तो वो जो नस्लें हैं उनमें आप देखेंगे मित्रों कि वो हमारी संस्कृति का हजारों सालों से एक अंग रही है। हमारे पूर्वज उनको पालते आए हैं। और उसी वजह से क्या है कि उनकी इम्पोर्टेंस पुराने समय से हमारी जो समाज में और संस्कृति में बनी हुई थी, तो उसी वजह से गौ माता का दर्जा दिया गया है। और बाद में उसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका संवर्धन कर सके, उसका उपयोग कर सके नैतिकता के पैमानों पर। उस वजह से उसको धर्म के साथ में जोड़ा गया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन लॉजिकली देखें तो। क्यों मित्रों कि पुराने समय में क्या होता है, पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति की अपन बात करें तो उस समय क्या होता है कि आज की तरह के जो मॉडर्न जॉब है उस प्रकार से होते नहीं थे। एक बड़ा जो पार्ट हमारी पॉपुलेशन का था वो खेती से और पशुपालन से जुड़ा हुआ था। और पशुपालन में भी स्पेशली जो गाय है, हमारी भारतीय देसी नस्लों की जो वैज्ञानिक नज़र से जो जेबू कैटेगरी में रखते हैं, उन नस्लों के गायें पालते थे। और तो उसमें वो क्या है कि जानवर तो और भी है दूसरे, जैसे गाय दूध देती है तो भैंस भी देती है। भैंस को तो उन्होंने माता क्यों नहीं किया, या बकरी भी देती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दूध की जो गुणवत्ता है, क्योंकि मैं उस चीज़ पे नहीं आ रहा हूँ A2 या A1 वगैरह। ये तो क्या कि बाद में जो वैज्ञानिकों का रिसर्च इस ओर ले गया और उस चीज़ को एनालाइज किया, उसके बाद में हमें ये पता लगा। लेकिन क्या हमें ये पता नहीं था तो पहले दूध अच्छा नहीं था क्या? था अच्छा, लेकिन उस चीज़ को हम रिकग्नाइज नहीं कर पाए। तो अब क्या है कि जो हमारे पूर्वजों का जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो हमसे कई गुना एडवांस था। अगर हम उस चीज़ को ये भूल गए हैं वो अपन अलग बात है, हम उस चीज़ को खो चुके हैं वो अलग बात है। लेकिन उनका जो लॉजिक था, उनका जो उसके पीछे जो भी कारण रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करेंगे जैसे दूध का, गाय और भैंस के दूध का। अब भैंस का दूध जैसे फैट का ज़्यादा फैट होता है, नेचुरली वो फैट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और गाय कम करती है। तो गाय का दूध एक सुपाच्य दूध है। चाहे बीमार व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, जो कोई भी हो, एक इजीली पचने वाला है। लेकिन भैंस का दूध क्या है कि फैट की वजह से, फैट कंटेंट की वजह से इतना सुपाच्य नहीं है जितना गाय का है। तो अब क्या है कि जो कम मेहनत करने वाला है उसके लिए गाय का ठीक है, लेकिन कोई ठीक है ज़्यादा पहलवानी करता तो उसके लिए भैंस का ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए तो ठीक नहीं हो सकता ना। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ दूध की वजह से ही गौ माता का दर्जा नहीं दिया है। इवन हालांकि ये एक बहस का अलग, राजनीतिक बहस का अलग विषय है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, जो नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ। तो दूसरी बात यह है कि मित्रों, जैसे कि आप देखते हैं जो गाय का गोबर है, तो गोबर पुराने समय में और आज के समय में भी इवन
आपकी जो ईंधन की फ्रीडम है वो देता है। आप अगर देखेंगे आज के समय में जो अपन जो ये गैस वगैरह या जो भी है ऑयल फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो एक दिन ख़त्म होंगे ही होंगे, और प्लस वो दिनों दिन महंगे भी होते जा रहे हैं, और उससे पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो भी एक कारण था। और लेकिन गोबर आपके है तो वो आपको हमेशा मिल रहा है, 12 ही महीने मिल रहा है, और उसके लिए आपको उतना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, बहुत न के बराबर कीमत आप अदा कर रहे हैं, और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं है। गोबर जलाने से हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई धुआं होता है तो उससे वो भी होता है, लेकिन अपन कंपेरेटिवली देखें दूसरे जो प्रदूषण के कारण हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें तो वो न के बराबर है। और मित्रों, आप देखेंगे कि आयुर्वेद में न जाने कितने प्रकार के जो नुस्खे हैं, कितने प्रकार के उपयोग गोबर के भी बताए गए हैं। इवन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में है, गोबर की अलग अलग भस्में बनाई जाती है, वो भी एक कारण है। वो अपन भैंस के गोबर से या और किसी जानवर के गोबर से नहीं बना सकते। और उससे भी आगे गौमूत्र है, तो गौमूत्र का भी अलग अलग उपयोग जो आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। आप देखेंगे तो किस प्रकार की गाय का लेना चाहिए, किस काल में यानी किस टाइम का कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, उस गौ की जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए। तो और भी काफ़ी प्रकार की चीज़ें जो मायने रखती है, तो उससे क्या कि उसका एक जो मेडिसिनल प्रभाव है वो हमें मिलता है। और आजकल के जो बाज़ार का है वो उन पैमानों पे खरा नहीं उतरता है, तो उस पर वो प्रभाव गौमूत्र लेने से वो मिलता नहीं है, वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसमें गौमूत्र का दोष नहीं है, दोष मित्रों हमारी जो मेंटलिटी है वो कमर्शियलिज्म आएगा उसका दोष है। खैर वो अलग विषय है। और उसके अलावा ये तो है ही, गौ माता आपको दूध भी दे रही है, आपको ये अपने जो दवाएं भी दे रही है आपको स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप बीमार हो गए तो भी आपकी सेवा कर रही है दवाइयों के रूप में। और उसके अलावा जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती थी तो उस समय क्या होता है कि ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो अब क्या है कि उसमें बैलों से आप जो बोझा ढोने में या हल चलाने में और भी बहुत सारे प्रकार जो पानी खींचने में वो काम में लिया जाता था। तो ये भी है। और दूसरी अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे नेचुरली जो गाय की डेथ होने के पश्चात में इस चीज़ की आपको मनाही नहीं की गई, इस चीज़ का आपको अलाउ किया गया हमारी सभ्यता में कि आप उसका जो चमड़ा है या हड्डियां हैं, सींग है, जो भी काम में लेने योग्य वस्तु है वो आप ले सकते हैं। तो उस वजह से हमारे जो पूर्वजों ने इसको धर्म के साथ जोड़ा, और जो गौ हत्या है या गाय मांस खाना वर्जित किया गया है। क्योंकि जब एक उपयोगी, इतना उपयोगी जो जानवर है, हालांकि जानवर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपन मॉडर्न साइंस के अनुसार कैटेगरी में रखें तो जानवर है, अगर दूसरी जानवरों के साथ कंपैरिजन करें तो इतना उपयोगी होने के बाद में हम उसको कैसे काट के खा सकते हैं और कैसे उसका मांस भक्षण कर सकते हैं। इसी वजह से उसको धर्म के साथ जोड़ा गया और उसको गौ माता का दर्जा दिया गया। और आज के टाइम में अगर देखें हम तो अब लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल वो रियलाइजेशन भी नहीं है, उसका पता ही नहीं है कि बस। और स्पेशली जो माताएं बहनें हैं उनसे मुझे शिकायत है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद में आपको इस विषय पे आपका नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। आपको ये पता ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति में गौ माता की परिभाषा क्या है। और आप जो अपने धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जो अपने व्रत उपवास करते हैं उस दिन, और आप जर्सी गाय को पूज के आते हैं, तो मतलब आप एक हंसी आती है। और क्या मतलब हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये बात है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरा ये सॉल्यूशन इस चीज़ का ये है कि भाई गौ माता कौन सी है, हम उसको पूजे तो कौन सी गौ माता को पूजे। तो मित्रों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ये पता करें कि आपके जो क्षेत्र में है, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपके क्षेत्र में कौन सी नस्ल की गौ माता है वो ढूंढे। और वो नहीं मिले और कोई दूसरी जैसे नस्ल की, कई आजकल क्या होता है बहुत सारे लोग राजस्थान और गुजरात से गिर वगैरह दूसरी या नस्लें थारपारकर है या कांकरेज है, अलग अलग नस्लें, कोई पंजाब से साहिवाल भी लेके आते हैं। तो ये लेके आते तो आप आराम से गूगल पे सर्च करें, नेट पे सर्च करें, और जो आपके सामने जिस नस्ल का आप नाम टाइप करेंगे उनकी फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाएगी। ईजी है बिल्कुल। और पहचान के लिए इन जो देसी नस्लों में है तो मित्रों एक समानता हर एक नस्ल में पाई जाती है हिंदुस्तान में, कि उनकी हर एक
प्रत्येक गौ माता की जो कुकुंद होती है, जिसको हम राजस्थानी में थुम्बी बोलते हैं या अंग्रेजी में उसको हम्प बोलते हैं, ये किसी में कम डेवलप होती, किसी में ज़्यादा, लेकिन होती ज़रूर है। दूसरी जो गले की झालर है, तो ये जो गले की झालर है जिसको गल कंबल कहते हैं, ये भी गायों में होती है, देसी गायों में। किसी में कम, जैसे नागौरी नस्ल में थोड़ी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन आप इसके उलट ठीक देखेंगे, जर्सी और ये एचएफ वगैरह में है, ये बिल्कुल ही नहीं होती है। और दूसरा जो देखने में एकदम आपको मनोहारी और अच्छी लगेगी, और ये देखेंगे आप, उनका जो शुद्ध नस्ल की गौमाता होगी उसका स्वभाव भी अपेक्षाकृत शांत रहेगा, और ये दिखने में एकदम उदंड टाइप की नज़र नहीं आएगी, आपको अच्छी नज़र आएगी। तो नेक्स्ट टाइम मित्रों, जब भी आपके घर में या परिवार में जहाँ कहीं भी आप देखें इस प्रकार के, जैसे गोपाष्टमी का पूजन हो गया या वछ बारस का हो गया, और भी कोई भी जो शुभ अवसर पे जैसे गाय की पूजा वगैरह होती है, तो उस समय आप इस चीज़ का बिल्कुल, जहाँ कहीं भी आपको देखे कि जर्सी और ये जो विदेशी नस्लों की गौ माता समझकर पूजा की जा रही है, तो उसको आप बिल्कुल टोंके और उनको बताइए कि क्या फ़र्क है इसका और क्यों है, और गौ माता कौन सी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे जागृति आएगी और लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में गौ माता होती क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता।